नमस्कार फ्रेंड्स, हेलो। अभी हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ सिलेबस देखते हैं विच इज कोर्ट फीस। कोर्ट फीस आर jurisdictional. Order 7, Rule 7 of CPC clearly says empowers the court to reject a plaint where the relief claimed is properly not properly valued and the plaint is written upon paper insufficiently stamped. यानी अगर कोर्ट फीस बराबर नहीं भरी है, स्टैम्प ड्यूटी बराबर नहीं है, इट विल बी रिजेक्ट. सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट. The civil manual guides the court, stamp report and the clerk the administrative task. अभी चेक कौन करेगा? जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसमें सिविल मैनुअल में वो चेक करेगा कि वैल्यूएशन बराबर है, उसकी पेमेंट करी है, वो चालान भरा है बराबर से, चाहे ई पेमेंट से हो चाहे अक्रॉस द बैंक काउंटर, जो भी तरीके से पे किया है, इट इज अ वैलिड पेमेंट एंड देन इट हैज बीन इज गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफेसमेंट. उसके बाद आता है नेक्स्ट फीस इज प्रोसेस फीस. अभी प्रोसेस फीस क्या होती है? So process fees covers the administrative cost of serving judicial processes like summons and notices to the parties. CPC Order 5 क्या बोलता है? Deals with the method of serving the summons on the defendant. भाई summon भेजना कैसे? Remember we had done clearly, the summon is sent and it is sent to the house, sometimes sent by the bailiff. If it's not located, then it is probably put in the prominent place of the property. And then if that is not, then serving of the summons can be done also in the newspaper. So step by step approach is there. So process इससे related एक fees लगती है. The bailiff is going, there is a cost involved. There is a cost involved to issue the summons. कुछ केसेस में एक पार्टी नहीं, दो पार्टी नहीं, 70-80 पार्टी भी होती है. So all of them, if they are required in the case and they are necessary parties, then they need to be served summons. So the summons, if they have to be issued, there is a cost involved for it. So the process person, the Nazir of the department of the court, he accepts the fees and preparing of the process is that issue process. The summons भेजने का जो process है उसको issue process बोलते हैं. And handing it to the server, अगर वो bailiff के through जा रहा है तो bailiff को देना है और वो आगे जाके चेक वहाँ पे hand deliver करके उससे sign off करके लेके आता है. And timely return, वो सिर्फ समन भेजना नहीं है, वो वापस भी आना है और उस वापस आने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, उसकी इंडोर्समेंट करनी है कि भाई सर्वर जो बेलिफ गया था वहां पे लेके उसका क्या रिजल्ट है, फिर वो एक्सेप्टेड था, नॉट एक्सेप्टेड था, आदमी मिला नहीं मिला, वो सब रिकॉर्ड करना है. इट इज क्रिटिकल फॉर इस्टेब्लिशिंग द ड्यू नोटिस. सी अ पार्टी कैन टेक अ डिफेंस, भाई मुझे तो नोटिस ही नहीं मिला एंड यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ से तो इशू हुआ है. So to cover that gap, this process of the manual takes care of it. Let's look at interim relief. What does interim relief mean? Interim measures granted to protect the subject matter of the suit pending the final resolution. कभी कभी क्या होता है, एक इंजंक्शन फाइल हो जाता है भाई इंटरिम रिलीफ के लिए कि भाई ये जो फला फला प्रॉपर्टी पे काम हो रहा है, ये प्रॉपर्टी पे ही डिस्प्यूट है, उसी से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है और उसी पे कुछ कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा है. तो टेम्पररी कोर्ट में एन इशू एन इंजंक्शन इफ इट इज satisfied थ्री कंडीशंस. प्राइमा फेसी केस बनता है कि भाई हाँ कुछ तो काम चल रहा है. अगर ये बनने दिया तो इरिपेरेबल इंजरी हो जाएगी. अब ये बन ही गया तो फिर तो इंजरी हो ही जाएगी. तो जिधर लैंड पे कॉज ऑफ एक्शन है वहां पे कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट इंजंक्शन आ गया, सो यथास्थिति बनी रही. एंड द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मीन्स द पार्टी सीकिंग फॉर द इंजंक्शन हैज अ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस. मतलब उसके प्रति कुछ तो हक बन रहा है उसको कि भाई मेरे को अगर आपने ये इंजंक्शन नहीं दिया तो मेरे को तकलीफ होगी, आप समझ के लो. ही appeals to the court to look at his case and then the matter may be looked in and court relies on order 19. वो affidavits, एक affidavit फाइल करते हैं, affidavits for the evidence supporting the urgent application कि सर मेरी सुनाई हो, मेरी ये affidavit है urgent injunction के लिए. and the civil manual provides the procedure for placing this urgent application. हो सकता है कि कोई सेल होने वाली है, उसके वो सामने पार्टी को जब तक नोटिस इशू होगा, जब तक सब होगा, तब तक भाई वो सेल प्रोसीड भी हो जाएगी, सेल डीड भी बन जाए. तो अभी रोकना है. अभी एक्स पार्टी हो गया, सामने वाली पार्टी को टाइम नहीं आके बात करने का, तो पार्टी बोलती नहीं ये नुकसान हो जाएगा अगर हमने अभी इंजेक्शन नहीं दिया. तो एक्स पार्टी भी सुन के एंड द जज में गिवन इंटरिम रिलीफ with a very with the
order such that कि next hearing में सामने वाले को बुला के I would like to listen to the person. So that is how the justice is given to both you. आपको दे दिया कि आपको तकलीफ है इसलिए इमीडिएटली दे देना, नेक्स्ट हियरिंग में उनकी बात पे सुन लूंगा एंड देन विल फिगर आउट। तो जो एक इंटरम रिलीफ फाइल होता है, तो इसके बारे में ये मैनुअल बोलती है। So the power of interim relief is strictly controlled by CPC rules on injunction and civil court inherent powers. मतलब ensures that justice is not defeated by delay. ऐसा ना हो कि इंजंक्शन देने में देर हो गई और वहां पे कोई नुकसान हो जाए, देन वो रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। एट द सेम टाइम सामने वाले को बुला के नेक्स्ट हियरिंग में भी सुन लेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या आपका डिफेंस क्या है इसके ऊपर। सो सिविल मैनुअल प्रोवाइड्स द क्रूशियल एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स। तो हमने क्या पढ़ा, कोर्ट फीस देख लिया, वैल्यूएशन देख ली, हमने ये देख लिया कि आपका कोर्ट फीस है, प्रोसेस फीस है, आपका ये इंटरम रिलीफ कैसे होता है। देन वी लुक्ड एट थिंग्स लाइक आपका प्रोसेस फीस, अगर समन हो रहा है तो फिर किस तरह से उसकी कॉस्ट कैसे बेयर करेंगे। सो ऑल दैट इन अ नटशेल वी हैव डन इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। नाउ ईच ऑफ दिस लाइन दैट आर स्पोकन, दे आर चैप्टर्स एंड डिटेल्स इन themselves. So I'm just covering this in a brief manner as the points in the syllabus, but these are intricate subjects in itself. So if you need to gain more knowledge, you need to look at it in more depth. So now we'll go ahead with the next.